फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चाइना हैज़ अ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन नॉट सॉल्विंग बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया, एलैबोरेट। चीन का भारत के साथ सीमा विवादों को हल नहीं करने में रणनीतिक रुचि है, विस्तृत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, LAC and border are contentious issues which are historically a point of divergence between India and China. Explain. LAC और सीमा विवादास्पद मुद्दे हैं जो ऐतिहासिक रूप से भारत और चीन के बीच विचलन का एक बिंदु है, समझाएं। तो ये दोनों ही हमारे जो आर्टिकल्स हैं आज हमने चाइना बेस्ड जो है रखे हैं। और क्योंकि हम क्या करेंगे अपने आज के डिस्कशन में, एक हमारा जो है द हिंदू में आर्टिकल आया था जहाँ पे LAC को सॉल्व नहीं करने के ऊपर पूरा एक जो है इशू दिया हुआ है कि क्या क्या इशू है LAC का। तो मैंने सोचा कि साथ साथ हम जो है जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसको भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ हम स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक पोर्शन भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा इंडो चाइना रिलेशन पे। इसीलिए आज जो इशू है वो स्पेसिफिक हमारा इंडो चाइना इशू है। उसके अलावा जो आज द हिंदू में एडिटोरियल्स आए हैं, छोटे 2 और एक जी जिनपिंग का, इन 3 एडिटोरियल्स को और डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इंडो चाइना बॉर्डर है, सबसे पहले बॉर्डर देखेंगे कहाँ पे लाई करता है। इंडो चाइना बॉर्डर बेसिकली 3 सेक्टर में है। मिडिल सेक्टर जो कि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, तिब्बत और यूपी के आसपास लाई करता है। दूसरा आता है आपका ईस्टर्न सेक्टर, इसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। चाइना इंडिया भूटान है, चाइना इंडिया म्यांमार, तो यहाँ पे हमारा ईस्टर्न सेक्टर लाई करता है। वेस्टर्न सेक्टर की अगर बात करें तो जिंगजियांग में, तिब्बत में और कश्मीर और लद्दाख में हमारा इंडिया और चाइना का बॉर्डर लाई करता है। इसको अब हम मैप पे देखेंगे कि कहाँ पे हमारा बॉर्डर है, जिससे कि हमारी क्लैरिटी रहे मैप बेस्ड भी। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पूरा हमारा वेस्टर्न सेक्टर है, फिर यहाँ पे हमारा मिडिल सेक्टर आता है और ये वाला एरिया हमारा ईस्टर्न सेक्टर में आता है। तो ये हमारा LAC यहाँ पे जो है धीरे बीच बीच में कुछ लाइंस हैं जहाँ पे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, स्टैंड ऑफ चलते रहते हैं। तो बेसिकली इंडिया और चाइना के बॉर्डर रिलेशन में बॉर्डर इश्यूज़ क्या हैं। सबसे पहला इशू है कि तिब्बत के साथ जो हमारा एक्चुअली जो तिब्बत है ये पहले बफर स्टेट के बीच में था, इंडिया और चाइना के बीच। तो अब क्या हुआ कि चाइना ने का जो चाइना का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया। अब पंचशील का जो एग्रीमेंट हुआ था हमारा 1954 का, उसमें हमने चाइना की सुजर्निटी जो है तिब्बत के ऊपर मान ली थी। और इसके बाद जो है हमारा जो भी बॉर्डर क्लेम था तिब्बत के साथ, वो बेसिकली जो है बॉर्डर हो गया चाइना के साथ। तो हमारा जो बॉर्डर तिब्बत के साथ था वो कन्वर्ट हो गया वो चाइना के बॉर्डर के साथ। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो तिब्बत के साथ हमारा बॉर्डर साइन हुआ था वो साइन हुआ था बेसिकली शिमला कन्वेंशन 1914 के तहत। अब शिमला कन्वेंशन जो कॉल किया गया था वहाँ पे जब साइन हुआ था शिमला का कन्वेंशन 1914 में, तो आपका तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव थे, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव थे। चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इन्होंने जो है इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया था, और क्योंकि इन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया था इसीलिए चाइना जो है इस शिमला कन्वेंशन को मानती नहीं है और इस बॉर्डर एग्रीमेंट को बेसिकली वो मानती नहीं है कि ये एक जो है आपका अनडिस्प्यूटेड बॉर्डर है या फिर लीगल बॉर्डर है। जब इंडिया ने कार्टोग्राफिक जो है मैप इशू किया था 1954 में, तब चाइना ने जो है उस वक्त हमें कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उस वक्त जो है पूरी स्टोरी है कि ये लोग बिजी थे अपना जिंगजियांग, अगर हम बात करें तो अक्साई चिन में ये रोड बनाने में बिजी थे। तो इसलिए इन्होंने जो उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। पहली बार जो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया वो बाद में उठाया था। तो 1954 में हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो मैकमोहन लाइन है वो एक एस्टैब्लिश बॉर्डर है। बट फाइनली जो है चाइना ने 1960s में आकर के ये अपना स्टैंड क्लियर किया था कि हम जो है ये मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं और जो आपने तिब्बत के साथ बॉर्डर साइन किया है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने इस पर साइन नहीं किया है। तो बेसिक इशू है हमारा शिमला कन्वेंशन का। अब अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का जो एक ट्रीटी थी वो साइन हुई थी
ब्रिटिश इंडिया के बीच में, और हमारी जो ट्रीटी ऑफ तितलिया साइन हुई थी सिक्किम के रूलर के और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। तो सिक्किम जो है एज ए बफर स्टेट अगेन एस्टैब्लिश किया गया था और यहाँ पे ब्रिटिश सुजर्निटी को लागू किया गया था। फिर सिक्किम बाद में जो है इंडिया के साथ मिल गया था। तो सिक्किम के साथ अगेन बॉर्डर जो है ये ऑलमोस्ट जो है रिजॉल्व है, बट बीच बीच में ये लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं और सिक्किम पे जो है तिब्बत अपना क्लेम करता है। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट चाइना भी सिक्किम के ऊपर अपना क्लेम थोपता रहता है। अब अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का जो इशू है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, ट्रीटी ऑफ लाहौर से क्या हुआ था कि ब्रिटिश को जो है एक्सेस मिल गया था जम्मू, लद्दाख और कश्मीर में, जिसको जो है मैनेज किया जा रहा था गुलाब सिंह के द्वारा। 1845-46 में जो है एंग्लो सिख वॉर हुआ था और ब्रिटिश उसमें जीत गए थे। तो ब्रिटिश ने जो है ये कश्मीर की जो पोजीशन थी ये वहाँ से सिख से जीत ली थी। तो ब्रिटिश डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे थे कश्मीर को। ब्रिटिश ने जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गुलाब सिंह के साथ, और गुलाब सिंह को ये कहा था कि कश्मीर को वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बट साथ साथ ट्रीटी के तहत ब्रिटिश ने जो टेरिटरी थी ईस्ट ऑफ इंडस, जो भी टेरिटरी इंडस के ईस्ट में लाई करती थी, और जो भी हिल्स थे गुलाब सिंह को उनके ऊपर जो है कहा था कि आप इन पे रूल कर सकते हैं। बट उनको साथ साथ ये भी कहा था कि ब्रिटिश सर्वे करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि क्या बाउंड्रीज़ हैं। तो इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम बाउंड्री डिसाइड करेंगे कश्मीर की, जो तिब्बत के साथ बाउंड्री होगी उसको हम डिसाइड करेंगे। तो उस वक्त क्या था कि एक अनएम्बिगुअस बाउंड्री थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते थे। फाइनली क्या हुआ कि काराकोरम को जो है एज ए नेचुरल बॉर्डर के रूप में ट्रीट किया जाने लगा। अब ईस्ट जो बाउंड्री थी चाइनीज़ का जो बॉर्डर है वहाँ पे एक टेरिटरी है काशगर। अभी मैंने आपको मैप में काशगर रीजन दिखाया था। तो काशगर का जो रीजन है वो चाइना के कंट्रोल में था। बट 1864 में काशगर का जो लोकल रूलर है याकूब बेग, उसने चाइना के खिलाफ रिबेलियन कर दिया था, और इस रिबेलियन में याकूब बेग को गुलाब सिंह की फोर्सेस ने हेल्प की थी, और साथ साथ जो है ये जीत भी गया था, याकूब बेग जीत भी गया था। तो इन्होंने जो है काशगर के ऊपर कंट्रोल आ गया याकूब बेग का, और क्योंकि गुलाब सिंह ने इनकी हेल्प की थी तो गुलाब सिंह को जो है याकूब बेग ने अलाउ कर दिया था कि वो अपना फोर्ट वहाँ पे काशगर में एस्टैब्लिश कर सकें। अब जब ये फोर्ट एस्टैब्लिश हो गया और जब ब्रिटिशर्स ने सर्वे किया, तो क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा कि यहाँ पे जो है गुलाब सिंह का फोर्ट है, तो ब्रिटिशर्स ने एक जॉनसन लाइन जो है बना दी थी और उसमें काशगर को एज एन इंडियन टेरिटरी शो किया गया। तो काशगर को इंडियन टेरिटरी के बीच रूप में शो किया गया था जॉनसन लाइन के द्वारा। और यही जो आपका काशगर रीजन है यही आपका अक्साई चिन रीजन के नाम से बाद में जाना जाने लगा। तो ये अक्साई चिन रीजन है। ये अक्साई चिन रीजन बेसिकली जो है इंडिया का हिस्सा पहले नहीं था, बट जॉनसन लाइन के बाद ये इंडिया के अंदर आने लगा। और उसमें जॉनसन लाइन में आने का रीज़न ये है कि वहाँ पे जो है गुलाब सिंह का फोर्ट था, तो फोर्ट की वजह से ये जो है इंडिया का रीजन आया, क्योंकि इंडिया ने सारे जो बाउंड्रीज़ हैं वो ब्रिटिशर्स से जो है इनहेरिट की हैं। इसीलिए जॉनसन लाइन को मानते हुए, सही मानते हुए, हम अक्साई चिन को इंडिया की टेरिटरी के रूप में क्लेम करते हैं और चाइना उसको अपनी टेरिटरी के रूप में क्लेम करता है, क्योंकि याकूब बेग बेसिकली पहले ये रीजन चाइना के अंडर में था हिस्टोरिकली, और याकूब बेग ने रिबेलियन करके इसको अलग कर दिया था और कशगर नाम का रीजन एस्टैब्लिश किया था। तो ये एक हमारा जो है बॉर्डर इश्यूज़ हो गए यहाँ, ये हमारे कंटेंशियस बॉर्डर्स हैं। अब हम देखते हैं कि शिमला कन्वेंशन क्या है और क्यों यहाँ पे जो है पूरा प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो शिमला कन्वेंशन जो है हमारा साइन हुआ था 1914 में, और ये साइन किया गया था आपके ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है साइन किया गया था। अब शिमला कन्वेंशन की अगर बात करें तो 1913 में शिमला कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। ब्रिटिशर्स को जो है रिप्रेजेंट किया था मैकमोहन के द्वारा, और चाइना को रिप्रेजेंट किया गया था इवान चेन के द्वारा। तो इवान चेन ने जो है चाइना को रिप्रेजेंट किया था। इवान चेन ये चाइना के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। और आपका जो है ये यहाँ पे ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव मैकमोहन थे। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का मतलब ये इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रीटी तो ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई थी। और अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत को जो है रिप्रेजेंट किया था लॉन्चन
लॉन्चन सात्रा ने, ठीक है, लॉन्चन सात्रा, SHATRA। तो ये 3 लोगों के बीच में जो है ये ट्रीटी साइन हुई थी। जब ईवान यहाँ पे आए तो उन्होंने जब तिब्बत को देखा, तिब्बत का जो है रिप्रेजेंटेटिव देखा था अपनी टेबल पे, तो ईवान को तभी से बुरा लग गया था, क्योंकि ईवान एज अ मतलब चाइना तिब्बत को एक इक्वल स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी मतलब ब्रिटिशर्स ने इनकी सुनी नहीं थी। चाइना ने प्रोटेस्ट किया कि तिब्बत को बराबर का स्टेटस दिया जा रहा है। फिर भी मैकमोहन ने जो है ब्रिटिश प्लान को अनवील किया। इस प्लान में क्या था कि इंडिया को जो है तवांग रीजन दे दिया जाएगा। तो बेसिकली जो तवांग रीजन है वो इंडिया को इस शिमला कन्वेंशन के द्वारा मिला है। तवांग पहले इंडिया का हिस्सा नहीं था, ये तिब्बत का हिस्सा था। तो इंडिया को जो है तवांग रीजन दिया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, तिब्बत को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत। तो आउटर तिब्बत जो है आपका रेड लाइन से रिप्रेजेंट होगा और इनर तिब्बत हमारा जो है ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ ये थी कि आउटर तिब्बत की जो बाउंड्री है वो इंडिया के साथ होगी और आउटर तिब्बत में जो है सुजेन ऑटोनॉमी होगी और साथ साथ दलाई लामा आउटर तिब्बत में रूल करेंगे। तो ये था आपका। और तिब्बत को फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग देगा ब्रिटेन और तिब्बत जो है रेगुलेट करेंगे नए ट्रेड रेगुलेशंस को। साथ साथ चाइना की सुजर्निटी होगी तिब्बत के ऊपर, ये एक्सेप्ट किया गया था इसमें। और साथ साथ चाइना को ये भी कहा गया था कि वो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे दलाई लामा की इंस्टॉलेशन पर आउटर तिब्बत में। इनर तिब्बत में वो जो चाहें वो कर सकते हैं। इनर तिब्बत को में जो ब्रिटिशर्स में से जो है लांचन सात्रा ने अर्ज किया कि तिब्बतीन स्टेट्स को जो है रेड लाइन एरिया में ही रखें और सो कारपो और साई सरपा 2 सीक्रेट तिब्बतियन साइट्स हैं, ये भी जो है आउटर तिब्बत के अंदर ही होनी चाहिए। जो रेड लाइन एरिया है इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये बातें जो है मैकमोहन ने आसानी से मान ली थी और तिब्बत को जो है ऑटोनोमस वहाँ पे शिमला एग्रीमेंट के थ्रू एस्टैब्लिश कर दिया गया था। ईवान चेन की अगर बात करें तो उन्होंने जो है रिफ्यूज़ कर दिया कि तिब्बत पहले जो बड़ा तिब्बत था उसका जो डिवीज़न किया जा रहा था आउटर और इनर तिब्बत में, ये ईवान को एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने इसीलिए इस ट्रीटी पे साइन नहीं किए थे और वो नेगोशिएशंस छोड़ के चले गए थे। तो बेसिकली जो शिमला कन्वेंशन हुआ था वो बाइलेटरली ब्रिटिशर्स के साथ और तिब्बतियन के साथ जो है साइन हुआ था। ब्रिटिशर्स ने इसको पब्लिश नहीं किया था 1937 तक, और ऐसा इसलिए किया गया था कि रशिया को जो है गुस्सा ना आए, रशिया एंगेज ना हो तिब्बत के अंदर, तो इस वजह से ये पब्लिकेशन 37 तक नहीं किया गया था। चाइनीज़ जो है सेंस कर गए थे कि शिमला कन्वेंशन जो है चाइनीज़ ने जो है शिमला कन्वेंशन को फॉर्मली तो एक्सेप्ट नहीं किया था, बट ऑन ग्राउंड जो है सिचुएशन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। साथ साथ जो है तवांग उन्होंने ये मेंटेन किया था कि तवांग जो है इंडिया का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तवांग को यहाँ पे शिमला कन्वेंशन के थ्रू तवांग को इंडिया का पार्ट दिया गया है। तो चाइनीज़ ने उस वक्त भी अपना प्रोटेस्ट जारी किया था, बाद में भी अपना प्रोटेस्ट जारी किया था। और मैकमोहन लाइन को एज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है इस शिमला कन्वेंशन के रूप में साइन किया गया था, जिसको इंडिया अभी भी मेंटेन करता है। चाइना का स्टैंड ये है क्योंकि इनके रिप्रेजेंटेटिव ने इस पे साइन नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बाउंड्री है मैकमोहन लाइन है, ये बाइलेटरल एग्रीड बाउंड्री नहीं है और इसीलिए चाइना बीच बीच में अपना एग्रेशन शो करता रहता है। इसीलिए जो है LAC का एक मुद्दा सामने आया है। अब क्या क्या हमारे किस तरह से जो है पंचशील जो एग्रीमेंट था, जब हम आज़ाद हो गए तो 1947 में नेहरू जी ने एक पॉलिसी जो है अप्रोच की थी कि हम सेटल कर लें जल्दी से डिस्प्यूट को, जो भी डिस्प्यूट है उसको सेटल कर लेते हैं। तो 1954 में हमने जो मैप जारी किया था पंचशील एग्रीमेंट के बाद, वहाँ पे हमने मैकमोहन लाइन को एज ए लाइन शो किया था, तवांग एरिया को इंडिया के अंदर शो किया था, और उस वक्त जो है चाइनीज़ ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। तो इंडिया ने ये अज्यूम किया, मतलब नेहरू जी ने ये अज्यूम किया कि चाइनीज़ जो है को एक्सेप्टेबल है मैकमोहन लाइन, और अक्साई चीन एरिया को भी हमने जो है इंडिया का एरिया शो किया था, साथ साथ तवांग को भी इंडिया के एरिया के रूप में शो किया था। अब पंचशील का एग्रीमेंट क्या है, इसकी बहुत बात होती है। तो पंचशील का एग्रीमेंट कहता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी और एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। पंचशील के एग्रीमेंट के तहत जो है इंडिया ने सुजर्निटी चाइना की एक्सेप्ट कर ली थी तिब्बत के ऊपर। साथ साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की गई है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की बात की गई है, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट की बात की गई है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस की बात की गई है। इसीलिए जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर जो है एक अपना
चढ़ाई की थी तो इंडिया ने कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया था, क्योंकि इस ट्रीटी में हमने कहा है कि नॉन इंटरफेरेंस रहेगा। अब इंडिया और चाइना के बॉर्डर एग्रीमेंट्स कौन कौन से साइन हुए हैं, तो हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1993 में, दूसरा हुआ था 1996 में, तीसरा हुआ था 2003 में और चौथा हुआ है 2013 में। अब इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं ये देख लेते हैं, उसके बाद इनका हम आज के एडिटोरियल के हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या इसमें कमियां हैं। 1993 का जो एग्रीमेंट है उसका नाम है 1993 पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। दोनों साइड्स ने ये एक्सेप्ट किया था कि वो ट्रूप का रिडक्शन करेंगे, मिलिट्री एक्सपर्ट ग्रुप को जो है एस्टैब्लिश करेंगे। ये जो मिलिट्री एक्सपर्ट ग्रुप होगा ये असिस्ट करेगा जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स को, साथ साथ ये जो भी डिफरेंसेस हैं LAC में इसको डिटरमाइन करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे। तो ये 1993 का एग्रीमेंट था। फिर 1996 की अगर बात करें तो नो फ्लाई जोन यहाँ पे कहा गया था कि LAC के 20 किलोमीटर तक कोई भी नो फ्लाई जोन होगी, कोई जो है एयरक्राफ्ट्स को, हैवी एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई नहीं करेगा, कोई वॉर नहीं करेंगे, तो नो वॉर पैक्ट हुआ था। फिर साथ साथ ये डिसाइड किया गया था 1996 में कि हम LAC के मैप्स को जो है एक्सचेंज करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि दोनों की साइड्स में क्या क्या डिस्प्यूट है, कौन किस एरिया को क्लेम कर रहा है। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से हम कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर पाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी एग्री किया था कि मिलिट्री जो है काफ़ी मिनिमाइज़ करेंगे हम LAC पर। और फिर हमारा जो है नेक्स्ट साइन हुआ था स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक मैकेनिज्म, 2003 में ये साइन हुआ था। यहाँ पे ये वाजपेयी जी के द्वारा साइन किया गया था। इसमें 2 फेजेस में ये साइन हुआ था। पहले वाले फेज़ में ये कहा गया था कि SRM के थ्रू हम जो है मेथोडोलॉजी फाइंड करेंगे कि किस तरह से हम बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। फेज़ 2 की अगर बात करें तो इन्होंने कहा था कि हम फ्रेमवर्क डिवाइस करेंगे, जिससे कि पॉलिटिकल पैरामीटर्स को डिवाइस, क्या फ्रेमवर्क होगा पॉलिटिकल पैरामीटर्स के बीच में जो है बातचीत करने का, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे। तो उसके बाद जो है इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया 2013 में, ये मनमोहन सिंह जी के द्वारा साइन किया गया था, जिसका नाम है बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट एग्रीमेंट। अब इसमें क्या है, आपका इंडिया और चाइना ने एग्री किया था कि हम एनुअल डिफेंस डायलॉग किया करेंगे, रेगुलर हमारी फ्लैग मीटिंग्स होंगी, रेगुलर डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग्स होंगी, इन्फॉर्मेशन हम जो है मिलिट्री एक्सचेंज पर जो है एक्सचेंज करेंगे, हम रिस्ट्रेन को फॉलो करेंगे। तो ये अभी सारे एग्रीमेंट्स हमारे बहुत सारे साइन हुए हैं। बट बेसिक अगर आप देखें, मुद्दा जो हमारा बेसिक इशू है, जॉनसन लाइन वाला इशू हो गया या फिर शिमला एक कन्वेंशन वाला इशू हो गया, तो इसमें कोई भी अभी डिस्कशन नहीं हुआ है। जब तक ये जो कोर इश्यूज़ हैं ये सॉल्व नहीं होंगे, तब तक हम यहाँ पे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि रूट ऑफ द प्रॉब्लम वो है। और बीच में 1960s के आसपास, 1950s में, 1960s में जो है ये जॉन लाई ने हमें एक बोला था कि हम म्यूचुअली स्वैप कर लेते हैं टेरिटरीज़ को, आप जो है तवांग दे दीजिए और अक्साई चिन ले लीजिए हमसे। तो तवांग जो है देने की बात कही थी कि तवांग हमें दे दो और अक्साई चिन हमसे ले लो। तो ये जो है इंडिया ने एग्री नहीं किया था, क्योंकि तवांग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारा, और अगेन ये नेफा अरुणाचल प्रदेश में ही आता है। और वैसे अगर हम देखें तो ये हमारा मैकमोहन लाइन के अंदर लाई करता है। तो ये इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था इस क्लेम को। उसके बाद से जो है इश्यूज़ ईस्टर्न सेक्टर में प्रेजेंट है, वेस्टर्न सेक्टर में भी हमारे इश्यूज़ प्रेजेंट हैं, और ये जो एग्रीमेंट्स हैं हमारे, जो एक म्यूचुअल कंसेंसस इस पे डेवलप नहीं हो रहा है। अब अगर हम इंडियन लीडरशिप की बात करें तो हमारे क्या क्या पॉलिसी शिफ्ट रहा है, हमने क्या हमारी अप्रोचेस रही हैं बॉर्डर इशू को सॉल्व करने की। नेहरू जी के टाइम पे फोकस था कि सेटलमेंट करें कुछ भी करके, तो हिंदी चीनी भाई भाई वाला हुआ था, पंचशील साइन हुआ था। फिर नेहरू जी के टाइम पे ही 1960s में जो है फॉरवर्ड पॉलिसी अप्लाई की गई थी, जहाँ पे हमने फॉरवर्ड पोस्ट जो है इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए थे बॉर्डर एरियाज़ में। फॉरवर्ड पोस्ट में जो है एक प्रॉब्लम ये की थी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं पहुंचाया था, बस पोस्ट एस्टैब्लिश कर दी थी, और चाइना ने इस ब्लफ को कॉल कर दिया था 1962 में, और इन्होंने काफ़ी अंदर तक ये घुस के आ गए थे, जो हमारा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। तो नेहरूवियन अप्रोच बेसिकली वर्क नहीं की थी। फिर राजीव गांधी ने क्या की, जो अप्रोच थी वो ये थी कि बॉर्डर को और ट्रेड को डीलिंग कर दो, बॉर्डर के डिस्प्यूट अपनी जगह चलते रहेंगे, ट्रेड को करने के लिए हम जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स लेकर के आएंगे और हम ट्रेड को चालू कर देते हैं। साथ साथ इन्होंने कहा कि अगर ट्रेड होगी तो हम जो है, ट्रेड तभी हो सकती है जब पीस और ट्रैंक्विलिटी हो बॉर्डर पे, तो पीस और ट्रैंक्विलिटी हमें फोकस मेंटेन रखना है बॉर्डर के ऊपर।
फिर अगर वाजपेयी जी की बात करें तो वाजपेयी जी ने कहा कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए और साथ साथ बॉर्डर इशू को हमें पॉलिटिकली सॉल्व करना है। फिर हमें पॉलिटिकल लेवल रिजोल्यूशन देखना है, पॉलिटिकल बातचीत कीजिए और हिस्टोरिक क्लेम्स के बेसिस पे आप जो है बॉर्डर की डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने 1960 से क्या करना शुरू कर दिया था। 1960 तक चाइना से 3 बार बोला गया था कि वो अपने मैप से जो हमारा इशू जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैकमोहन लाइन है उसको एक्स्टैब्लिश करे और जो उसके मैप है उनको सही कर दे। तो चाइना ने 3 बार इंडिया को ये जवाब दिया था कि हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं स्टैंड को और ये पुराने मैप हैं, हमने अपडेट नहीं किए हैं। तो ये बार बार इंडिया को जो है जवाब दिया गया था। 1960 के बाद चाइना यूनिलेटरली कोई भी टेरिटरी इंडिया की क्लेम करने लगता है। तो इस वजह से जो है और कहता है कि हिस्टोरिकली हम यहाँ पे हमारा जो है हम यहाँ पे रहते थे। फॉर एग्जांपल अगर तिब्बत वाली बात करें तो शिमला एग्रीमेंट जो है तिब्बत के साथ साइन हुआ और जब चाइना ने सुजर्निटी कर ली तिब्बत के ऊपर, तो चाइना का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी ट्रीटी एक तिब्बत ने साइन की है वो चाइना उस ट्रीटी को जो है एक्सेप्ट करे और साथ साथ उस इंटरनेशनल ट्रीटी की गरिमा रखे। बट चाइना ने ऐसा नहीं किया और हिस्टोरिक क्लेम के बेसिस पे वो इंडियन टेरिटरीज को के ऊपर अपना क्लेम दर्शाता रहता है। तो वाजपेयी जी ने साफ किया था कि इंडिया जो है अभी हिस्टोरिकल क्लेम्स के ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं करेगा। आपको कोई भी अगर नेगोशिएशन करना है तो पॉलिटिकल नेगोशिएशन होनी चाहिए, हिस्टोरिक क्लेम्स उसके बीच में नहीं आएंगे। फिर मनमोहन सिंह की क्या अप्रोच थी? इन्होंने कहा कि पीस और ट्रैंक्विलिटी आपको मेंटेन करनी है, फेस टू फेस पेट्रोलिंग नहीं करनी है। मोदी का अप्रोच क्या है कि बॉर्डर एक कोर है बायलेटरल टाइज का, जब भी बायलेटरल कोई भी टाइज होगी वहाँ बॉर्डर इश्यूज़ को मेंशन किया जाएगा। साथ साथ एग्रेसिव जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की जाएगी इंडियन बॉर्डर पे, जिससे कि हम अच्छे से पेट्रोलिंग कर सकें और ग्राउंड क्या है हमारा कि क्या फ़िलहाल जो है बॉर्डर पे क्या चल रहा है ये सब हमारी निगरानी में रहे। तो ये हमारे डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, ये हमारा एक बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप एक जो होलिस्टिक आंसर है वो दे सकें। अब हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इन एग्रीमेंट्स की, ये एग्रीमेंट्स क्यों फॉल्टी हैं, इन एग्रीमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और किस वजह से हमारा एलएसी सही से डिमार्केट नहीं हो पा रहा है और एलएसी पे क्यों बॉर्डर डिस्प्यूट अभी तक चल रहे हैं। एक तो हमने देख लिया हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट तो हम देख चुके हैं, साथ साथ हम प्रेजेंट जो है एलएसी की प्रॉब्लम्स, ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं इनकी प्रॉब्लम्स को अब देखेंगे अपने आर्टिकल के थ्रू। तो आर्टिकल आपका है ए फैंटम कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो 1962 से पहले जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं आया था। हिस्टोरिकली अगर आप बात करेंगे तो चाइना ने जब तवांग तक अंदर घुस आया था, तेजपुर तक पहुंचने वाला था, उसके बाद चाइना ने यूनिलेटरली सीज फायर का अनाउंसमेंट किया था। तब इन्होंने कहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 20 किलोमीटर तक हम पीछे विड्रॉ कर जाएंगे, आप भी 20 किलोमीटर तक पीछे विड्रॉ कर लीजिए। उस वक्त ये एलएसी का जो एक मामला है वो सामने आया था, एलएसी का कॉन्सेप्ट उस वक्त सामने आया था। तो चाइना और इंडिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके जो है हमने देखा था कि उनको सॉल्व करने के लिए हमने जो है बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए। पहला 1993 में साइन हुआ था, वो हम देख चुके हैं। 1996 वाला देख चुके हैं, ये 2003 से 5 के बीच में हुआ था, ये भी हम देख चुके हैं। 2013 वाला भी हम देख चुके हैं। अब इंडिया और चाइना इन एग्रीमेंट्स को एज ए बेडरॉक ऑफ प्रोग्रेस के रूप में बात करती है कि बाउंड्री पे हमारा जो है काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। अब 1993 के अगर एग्रीमेंट की बात करें तो हमने ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट की हमने देखा था। यहाँ पे जो है कहा गया है कि पेंडिंग एन अल्टीमेट सॉल्यूशन द टू साइड्स शैल स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द एलएसी बिटवीन द टू साइड्स। तो यहाँ पे जो है ये कहा गया था कि एलएसी को दोनों जो है ऑब्जर्व करेंगी और कोई भी जो है एलएसी को ओवरस्टेप नहीं करेगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। साथ साथ 1996 का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वाला जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, वहाँ पे हमने देखा था कि मिलिट्री एक्सपर्ट ग्रुप का जो है एस्टैब्लिशमेंट होगा। तो वहाँ पे भी इन्होंने ये एग्रीमेंट किया था कि इंडिया पहले जो है इंडिया ने अगर एक पर्सन था मिलिट्री ग्रुप में तो चाइना ने 2 रखे हुए थे। तो बेसिकली ये कहा गया कि मिलिट्री को हम रिड्यूस करेंगे एलएसी के आसपास। तो अगेन यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो ये कहा गया था कि 10 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन होगा। ये चीज़ हम देख चुके हैं, 1996 के एग्रीमेंट में कहा गया था। बट एलएसी क्या है, अगेन इसमें ये डिमार्केट नहीं किया गया था। तो 1993 की अगर बात करें, 1993 में कहा था कोई एलएसी को जो है लांघेगा नहीं। एलएसी क्या है ये डिफाइन नहीं हुई। 1996 में कहा गया कि 10 किलोमीटर तक एलएसी के नो फ्लाई जोन होगी और अगेन एलएसी यहाँ पे भी डिफाइन नहीं की गई थी।
आर्टिकल अगर 12 देखेंगे आप LAC 1996 के एग्रीमेंट का, तो ये कहता है कि दिस एग्रीमेंट इज सब्जेक्ट टू रैटिफिकेशन, मतलब इसका रैटिफिकेशन होगा एंड शैल एंटर इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रैटिफिकेशन, और तब फोर्स में आएगा जब रैटिफिकेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। अब ये क्लियर नहीं है कि वो कब हुआ या फिर हुआ कि नहीं हुआ। साथ साथ 1993 के जो एग्रीमेंट है, अगर उसकी बात करें हम, तो वहाँ पे 1993 में जो आर्मीज़ पोजीशन थी, उस पोजीशन को एज एन LAC के रूप में एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। क्या LAC है ये नहीं बताया गया है, कोई जो है अटेम्प्ट नहीं किया गया था कि दोनों जो आर्मीज़ हैं वो एक दूसरे के जो डिप्लॉयमेंट के लाइन ट्रूप्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसको जो है LAC के रूप में आइडेंटिफाई करें। अगर मान लीजिए दोनों आर्मीज़ LAC को रिस्पेक्ट करने वाली हैं, तो लाइन है कहाँ? आपने कहा कि आप LAC को एस्टैब्लिश करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, बट लाइन कहाँ है, यही आपने डिफाइन नहीं किया है। और ये जो एम्बिग्विटी है LAC के ऊपर, यही जो है अनसर्टेनिटी लेकर के आती है, यही जो है मिलिट्री बिल्डअप करती है, और इसी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। लोग एक दूसरे की, मतलब इंडिया और चाइना एक दूसरे के एरियाज़ में जो है जाते रहते हैं, एडवांसेस करते रहते हैं ग्राउंड पर, और फिर वहाँ पे सिचुएशन ख़राब होती रहती है। साथ साथ अगर 1993 की अगर बात करें, तो उसमें जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, अगर थोड़ा सा चेंजेस कर दिए जाते वर्डिंग्स में, फॉर एग्जांपल अगर इसको ये ऐसे वर्ड कर दिया जाता कि पेंडिंग एन अल्टीमेट सॉल्यूशन ईच साइड शैल रिस्पेक्ट द एंड ऑब्जर्व द लाइन एग्जिस्टिंग कंट्रोल इंस्टेड ऑफ LAC, अगर LAC की जगह लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल कह देते, LEC कह देते, तो शायद एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाती और वो हम डिमार्केशन हमारा क्लियर हो जाता। तो दोनों जो हमारे जो इंडिया और चाइना, इसी तरह से अगर हम बोलें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की अगर हम बात करें, तो वहाँ ये कहा गया था 1996 में कि हम जो है एक दूसरे के मैप एक्सचेंज करेंगे। अब मैप एक्सचेंज करने की अगर बात करें, तो इंडिया ने काफ़ी अर्नेस्टली इसको किया था, ये एक्सरसाइज फॉलो की थी, और मैप एक्सचेंज भी हुए थे। बट प्रॉब्लम क्या आई कि अगेन चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो मैप को एक्सरसाइज को मेंटेन करे, मैप एक्सचेंज करके बॉर्डर के इशू को रिजॉल्व कर ले। मैप एक्सचेंज करने का आइडिया ये था कि सुपर इम्पोज करके देखा जाएगा मैप को कि कहाँ पे परसेप्शन कन्वर्ज करता है, कहाँ पे LAC का जो परसेप्शन है वो डाइवर्ज करता है। और जब हमें पता होगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, तभी हम बैठ करके नेगोशिएट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए सेक्टर्स जो हैं काफ़ी कंटेंशियस हैं, और यहाँ ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता था। मैप का एक्सचेंज एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। यहाँ से डिस्कशन शुरू होने थे कि क्या क्या डाइवर्जेंसेस हैं और इन डाइवर्जेंसेस को कैसे हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों साइड ने मैप हैंडओवर किए थे एक दूसरे को। मिस्टर वैंग को जो है इंडिया का मैप दिया गया था, और इन्होंने मैप लिया, देखा, और इसको जो है बिना देखे बिना कुछ बोले जो है वापस कर दिया था। उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया था कि क्यों उन्होंने वापस किया। साथ साथ वहाँ पे मीटिंग जो है इफ़ेक्टिवली एंड हो गई थी। उनको ये इंस्ट्रक्ट किया गया था कि कोई भी जो मैप इंडिया दे उसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना, ये नहीं पता, या फिर उन्होंने मैप को एज पर ऑफ द मूवमेंट पे जो है वापस कर दिया, और यहाँ पे एक्सचेंज की एक्सरसाइजेस को यहीं रोक दिया था। अगर हिंड साइड में देखें, मतलब आज अगर हम उस एक्शन को अगर हम आज पोस्टमार्टम करें उस एक्शन का, तो शायद ये समझ में आता है कि जो भी मिस्टर वैंग जो चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव थे मैप एक्सरसाइज का, मैप एक्सचेंज एक्सरसाइज के वक्त, तो शायद उन्होंने ये सोचा था कि मैप एक्सचेंज जो है चाइनीज़ इंटरेस्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि चाइना जो है ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेगा न्यू दिल्ली के क्लेम को LAC के रिगार्ड में, स्पेशली वेस्टर्न सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में। तो यहाँ पे जो है वो टेरिटरी चाहते थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में टेरिटरीज जो है क्लेम करते हैं, चाइना क्लेम करता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मैप को एक्सेप्ट कर लेते तो उनके जो है हाथ बंध जाते, और साथ साथ न्यू दिल्ली ये भी कह सकता था कि चाइनीज़ जो है हमारी टेरिटरी में इंट्रूड कर रहे हैं। तो इसीलिए वेस्टर्न सेक्टर वाला उन्होंने मैप एक्सेप्ट ही नहीं किया, मिडिल सेक्टर वाला एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पे डिफरेंसेस हमारे रिजॉल्व हो गए थे। वेस्टर्न सेक्टर वाला इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और यहाँ पे नेगोशिएशन चालू ही नहीं किए। सिमिलरली ईस्टर्न सेक्टर का मैप ही एक्सचेंज नहीं हुआ था। तो ये इसलिए किया गया जिससे कि इंडिया के ऊपर ये चाइना प्रेशर डाल के रखे। चाइना जो है किसी भी तरह से न्यू दिल्ली के द्वारा बंधना नहीं चाहता था LAC के ऊपर। LAC को लेकर के कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि चाइना अगर ऐसा करता तो उसकी लिबर्टी जो है बंध जाती, उसकी जो मैन्यूवरिंग होती वो बन जाती, और ये चीज़ अब काफ़ी एविडेंट हो चुकी है।
अगर वेस्टर्न सेक्टर के टेरेन की बात करें, डिप्लॉयमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, तो काफ़ी असिमेट्री है। चाइना को एक एडिशनल एडवांटेज है इस एरिया में और इंडिया को डिसएडवांटेज है इस एरिया में। चाइना जानता है कि ये जो एरिया है ये LAC का सॉल्व ना होना उसके फेवर में है और वो किसी भी जल्दबाजी में नहीं है कि बाउंड्री क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। चाइना इसको जो है LAC को एज ए पेंडिंग इशू रखना चाहता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को ओपन रखे, इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए ये एक प्रेशर पॉइंट के रूप में जो है ट्रीट करता है और इन प्रेशर पॉइंट्स को ये ओपन करके रखना चाहता है। तो ये हमारा फर्स्ट वाले में हम यहाँ से आंसरिंग कर सकते हैं, सेकंड वाले में भी हम थोड़े से आंसर यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में पास्ट बताएंगे, फिर हम बॉडी में जो है प्रेजेंट क्या क्या सेक्टर्स हैं, किस किस एरियाज़ में हैं, ट्रीटीज़ के क्या क्या हमारी ट्रीटीज साइन हुई थी, उनके क्या क्या एग्रीमेंट्स थे, फिर उसके बाद हम जो है बॉडी में ही बताएंगे कि क्या क्या इन ट्रीटीज़ में प्रॉब्लम्स हैं। फाइनली हम कंक्लूजन में बताएंगे कि चाइना क्यों इसको सॉल्व नहीं करना चाहता। वे फॉरवर्ड में आप जो है एक छोटा सा लाइन लिख सकते हैं, जो हमने पहले जब चाइना वाले इश्यूज़ किए थे तब हमने वे फॉरवर्ड की बात की थी कि इंडिया फर्म रहे अपने स्टैंड पे, फर्मनेस दिखानी है इंडिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करनी है काफ़ी तेज़ी से, साथ साथ जो है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने फेवर में लेकर के आना है, जिससे कि हम प्रेशराइज कर सकें। ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है हमारी कि अभी हम चाइना के ऊपर प्रेशर ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस अब देख लेते हैं आज कौन कौन से हमें एडिटोरियल्स और पढ़ने हैं, जो हमारे पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल आए हैं। उसके बाद हम अपने डिस्कशन को क्लोज करेंगे। तो ये यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है कि बहुत जो सीवियर रेस्ट्रिक्शंस थे कोविड-19 को कंटेन करने के लिए, उन्होंने बहुत एक बड़ा जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस माइग्रेंट्स के लिए और वीकर सेक्शन के लिए क्रिएट किया था। और यहाँ पे जो चेक था इन्फेक्शन का वो काफ़ी मॉडेस्ट रहा, बहुत ज़्यादा अच्छे से हम चेक नहीं कर पाए। टॉप 10 में आज भी हमारी कंट्री जो है टॉप 10 कोविड के केसेस में अभी भी लाई कर रही है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे सेंटर ने मूव करना शुरू कर दिया अनलॉक करने के लिए। धीरे धीरे पब्लिक एक्टिविटी को ओपन किया जाएगा और जो रिग्रेस लॉकडाउन था उसको कम किया जाएगा। लोग धीरे धीरे अपनी जॉब्स को रिज्यूम कर पाएंगे और थोड़ा बहुत ट्रैवल भी कर पाएंगे। तो अनलॉक 1.0 का जो प्लान है ये इंश्योर करना चाहिए कि जो रीस्टार्टिंग होगी एक्टिविटीज़ की बहुत केयरफुली हो, और डिलीवरी जो है गुड्स और सर्विसेज की वो, और साथ साथ हेल्थ सर्विसेज की वो भी हमारी जो है रिज्यूम हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज थे, फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन हो गया या फिर प्रेग्नेंट वीमेन के लिए प्रोग्राम्स हो गए, ये भी सस्पेंड हो गए थे कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह से। तो इनको रीस्टार्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। लेटेस्ट डेटा जो वायरस का दिखाता है वो ये शो करता है कि जो ज़्यादातर लोड है हमारा वो 13 सिटीज़ के अंदर है और यहाँ पे 70% केसेस हैं। तो ये जो 13 सिटीज़ हैं यहाँ पे पहले वाले रेस्ट्रिक्शंस जारी रहेंगे। फ़िलहाल जो बड़ी गैदरिंग्स हैं जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस पर हो गई, ये जारी रहेंगी और ये रीज़नेबल भी है, क्योंकि कभी कभी जो हमने देखा है कि बड़ी गैदरिंग्स के थ्रू जो है सुपर स्प्रेडिंग की हिस्ट्री होती है। फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया में हुआ था, एक चर्च के कॉन्ग्रीगेशन से काफ़ी सारे जो है लोगों को केसेस हुए थे। फिर एक नाइट फिर आपका एक जुम्बा क्लब से हुआ था। तो ये जो बड़ी गैदरिंग्स हैं इनको अवॉइड करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा स्टेट्स को अपनी जो है टेस्टिंग फैसिलिटी को रैंप अप करना पड़ेगा, क्वारंटाइनिंग जो है अच्छे से करनी होगी और काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो तेज़ी से लाने होंगे। अगर स्टेट जो है जो भी नेशनल डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कोविड-19 के मैनेजमेंट में, अगर उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते, फॉर एग्जांपल फेस कवर को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, या फिजिकल डिस्टेंसिंग को नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है, या शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको नहीं किया जाता है, थूकने के ऊपर जो है रोक नहीं लगाई जाती है, गैदरिंग लार्ज नंबर पे नहीं कंट्रोल की जाती, तो क्राइसिस और ज़्यादा वर्सन हो जाएगा। स्पेशली क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने जा रहे हैं, 200 के आसपास जो है ट्रेन अब रन करने लगेंगी। सिटीजन्स जिन्होंने जो है एक्सेप्ट किया था इतनी कर्टेलमेंट को लिबर्टीज़ के टाइम पे लॉकडाउन में, तो उनको जो है हम परसुएड कर सकते हैं। अब क्योंकि सबको आदत भी हो गई है तो उनको परसुएड आसानी से किया जा सकता है कि वो हेल्दी पब्लिक बिहेवियर कोड अपने जो है बिहेवियर में रखें। और इसके लिए जो मेजर्स हैं वो काफ़ी सिविल रहने चाहिए बट फर्म मेजर्स होने चाहिए। लॉकडाउन को ईज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, इससे जॉब के लॉसेस हो सकते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट को काफ़ी कमिटमेंट चाहिए कि हमारी जो मिजरी आई है इन कंटेनमेंट इन्फेक्शन मेथड से, उसको जो है थोड़ा सा कम किया जा सके।
तो हमें क्या करना होगा, हमें एक जेन्युइनली यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम को डिज़ाइन करना होगा और उसमें ये इंश्योर करना होगा कि फूड ग्रेन की सप्लाई जो है पूरी रहे। और इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राबी की जो फसल आई थी इस बार, उसमें जो प्रोक्योरमेंट रहा, काफ़ी हाई प्रोक्योरमेंट रहा है। तो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि फूड जो है इंटेंडेड बेनिफिशरीज तक पहुँचे, और गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि कोई भी भूखा ना रह जाए, कोई भी पीछे ना रह जाए सभी स्टेट्स में। उसके साथ साथ कैश सप्लीमेंट्स जो है सभी इंटेंडेड बेनिफिशरीज तक रीच करने चाहिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनकी पूरी तरह से जॉब्स लॉस हो गई हैं और पैंडेमिक की वजह से, और उनको जो है उनके में हंगर लेवल्स बढ़ रहे हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी है। कुछ सेक्शंस काफ़ी बुरी तरह से अफेक्टेड हुए हैं, फॉर एग्जांपल दलित्स हुए, विमेन हो गई और लो स्किल्ड वर्कर्स हो गए। तो इनको जो है इनके हंगर्स को मिटिगेट करना और इनके जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इनको देना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर एल्डरली और वल्नरेबल सेक्शन जो है बच्चों का, जो 10 साल से नीचे के हैं, वो ज़्यादा जो है प्रोन है इन्फेक्शंस के। तो सेंटर की ये एडवाइस है कि ये लोग जो है घर में ही रहें, इवन रिलैक्सेशन फेज़ में ये बाहर ना निकलें। तो ये मेडिकली काफ़ी साउंड एडवाइस है, बट इसको करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बड़ी सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ पर गुड्स और सर्विसेज डोर स्टेप पर एक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन एसेंशियल हैं। उसके अलावा जो कोविड-19 का जो कोर्स ऑफ जो भी अब हमारा कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी होगी, ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोविड-19 किस तरह से आगे फैलेगा। रूरल क्लस्टर्स फॉर्म होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे जो लार्ज स्केल में माइग्रेंट्स घर पे लौट रहे हैं, तो रूरल एरियाज़ में भी बीमारी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जो है काफ़ी हमें केयरफुल रहना होगा। इवन इफ़ अनलॉक हो जाता है, हमारा लॉकडाउन खुलता है, फिर भी पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करना पड़ेगा कि वायरस अभी भी प्रेजेंट है। टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा, हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करनी होंगी, और रिलीफ मेजर्स को अच्छे से मॉनिटर करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम बहुत ब्रीफली देखेंगे। ये आपका जो है ज़्यादातर उससे रिलेटेड है, अमेरिकन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो उसमें हम जो है सिर्फ काम की बातें देखेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लूरलिस्टिक ईथोस किस तरह से सब जगह पर कम होते आ रहे हैं। तो वहाँ पे हम एक बहुत ब्रीफली अमेरिका का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ में प्लूरलिस्टिक ईथोस कम हो रहे हैं। अब इसको हम बिगिन करेंगे अपनी आई हैव अ ड्रीम वाली स्पीच से, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दी थी क्राउड के सामने। 25,000 ऑलमोस्ट, हाँ, 2,02,500 लोगों की क्राउड थी, और ये 1963 में वॉशिंगटन में ये जो है स्पीच दी गई थी। और ये काफ़ी एक अच्छी स्पीच है, जो कि एक सिविल राइट मोमेंटम इसने क्रिएट किया था। और वहाँ पे जो भी आपके रेसिज्म की एक रेसिज्म जो चल रहा था अमेरिका में, उसको जो है उसके खिलाफ ये स्पीच दी गई थी। तो कुछ लाइंस उस स्पीच की बहुत कोटेबल लाइंस हैं, जिनसे हम शुरू कर सकते हैं, और कहीं पे भी कोई प्लूरलिस्टिक इथोस का क्वेश्चन आता है तो हम उन्हें शुरू कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कोट कर रही हूँ वो लाइंस। मार्टिन लूथर जी किंग जूनियर ने कहा था, ये कहा तो बेसिकली अमेरिकन क्राउड के सामने था, नीग्रो क्राउड के सामने था, और पर ये कहीं पे भी रेलेवेंट है। तो इन्होंने कहा था, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड. I have a dream that one day, on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners would be able to sit together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. फाइनल जो बहुत अच्छी लाइन्स हैं इसकी ये हैं, आई हैव अ ड्रीम दैट वन ऑफ माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन where they will not be judged by the color of their skin but the content of their character. तो इसको हम कोट कर सकते हैं, और उसके बाद हम ये आर्टिकल का डिस्कशन कर सकते हैं। तो रेसिज्म जो है काफ़ी टाइम से हम कहें तो काफ़ी जो है अमेरिका की एक रियलिटी के रूप में ही आप रेसिज्म को देख सकते हैं। यूएसए में जब बराक ओबामा का रूल आया था और उन्होंने 8 साल वहाँ पे काम किया, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये एक पिक्चर सी डेवलप हुई थी लोगों के दिमाग में कि शायद रेसिज्म ख़त्म हो चुका है। बट अगर अभी आप हाल फिलहाल के इवेंट्स को देखेंगे तो यही समझ में आएगा कि रेसिज्म बहुत एक रियलिटी है आज के अमेरिका में भी। वहाँ पे क्या हुआ था कि प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अभी एक रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ था अफ्रीकन अमेरिकन की डेथ पे, और जॉर्ज फ्लायोड इनका नाम था,
और ये पुलिस एक्शन में मारे गए थे। तो उसके बाद से रेसिज्म की जो वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी वो दोबारा खुले में सामने आ गई है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनको कंट्रोवर्सी इसके अंदर इंसर्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। तो उन्होंने जो है ट्विटर पे एक ट्वीट किया था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि फ्लायोड की डेथ को जो है कहीं ना कहीं ये कहा था कि जो भी इनके खिलाफ प्रोटेस्टर्स हैं वो ठग्स हैं। और साथ साथ ये भी उन्होंने एक लाइन को कोट किया था कि जब लूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो शूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ये जो व्हेन लूटिंग स्टार्ट्स द शूटिंग स्टार्ट्स, ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट था काफ़ी रेसिस्ट, और ये एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा दिया गया था 1967 में, जब उन्होंने जो है वायलेंटली रिवेंज लिया था अफ्रीकन अमेरिकन्स के से मियामी बीच पर। तो ये कहीं ना कहीं वाइट सुप्रीमेसी को शो करने वाला स्टेटमेंट था, व्हेन लूटिंग स्टार्ट्स द शूटिंग स्टार्ट्स। तो ये कहीं ना कहीं जो एक बड़ा, आप सोचिए, एक सुपर पावर नेशन का बहुत बड़ा इतना जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो अगर इस तरह के स्टेटमेंट देता है तो फिर कोई भी शंका नहीं रह जाती कि वहाँ रेसिज्म है या नहीं है। और ये पहली बार नहीं है जब जो हेट्रेड है वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फैन किया गया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी कही थी पहले। फॉर एग्जांपल मैक्सिकन्स को उन्होंने रेपिस्ट और ड्रग डीलर्स कहा था 2017 में। साथ साथ उन्होंने जो है बहुत सारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के विजिटर्स को बैन कर दिया था, लाने से कंट्री में घुसने नहीं दिया। तो ये रेशियल टेंशन्स जो वहाँ पे कॉमन है। ऐसे जो टॉक्सिक पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें एक जो थोड़ा सा सही दिशा दे सकता है वो जॉ बिडेन है। अब ये हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना यहाँ से, क्योंकि ये पूरा उनका इंटरनल पॉलिटिक्स है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो भी फार रीचिंग लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स होंगे वही जो है रेसिज्म को ख़त्म कर सकते हैं अमेरिका में या किसी भी कंट्री में। और उसमें क्या करना चाहिए कि जब भी पुलिस एक्सेसिव फोर्स को यूज़ करती है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, तो इस पे जो है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने होंगे जिससे कि पुलिस जो है सिस्टमेटिकली माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो है फोर्स का यूसेज ना करे। सभी हेट क्राइम्स के खिलाफ पनिशमेंट होना चाहिए। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए। इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो माइग्रेंट्स का होता है बॉर्डर पे वो ख़त्म होना चाहिए। ये स्पेसिफिकली यूएस के कॉन्टेक्स्ट में है, बाकी चीज़ें आप अपने वे फॉरवर्ड में किसी भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी दे सकते हैं। जब तक एक रेसिस्ट एजेंडा को कंप्लीट रिफॉर्म के द्वारा ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक जो है प्लूरलिस्टिक एथोस को एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता किसी भी कंट्री में। और तब तक अमेरिकन ड्रीम जो है वो ड्रीम ही रहेगी और एक मिराज ही रहेगी, रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगी। आज का जो पहला आर्टिकल है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा, अगर सोशियोलॉजी के आप ऑप्शनल हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी किसी को पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन एज सच नहीं आने वाला है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर पॉलिटिकल एजेंडा है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि पूरा ये पॉलिटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली जब तक आप जो है पॉल साइंस के या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं तब तक आपको इसको पढ़ने की एज सच ज़रूरत नहीं है। वो भी बहुत ज़्यादा इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ केस स्टडीज़ के रूप में एग्जाम्पल ले सकते हैं। एज सच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको नहीं पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन है आपका, द डिमिंग ऑफ चाइनीज़ स्ट्रॉन्ग मैन्स ऑरा। तो यहाँ पे हम जी जिनपिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उससे जो है इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को चाइना के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ इसको हम पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, सुजान आर चिनॉय के द्वारा लिखा गया जो IDSA में काम करते हैं। तो ऑब्वियसली इस आर्टिकल का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है, इसीलिए आपको ये पढ़ना है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि चाइना आउटसाइड वर्ल्ड के लिए आपको पता नहीं रहता कि चाइना के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा अपने सीक्रेट्स को बहुत ज़्यादा गार्ड करके रखती है, जल्दी चीज़ें चाइना से बाहर नहीं निकलती। मीडिया के जो ट्रोप्स हैं वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि चाइना का जो लीडरशिप स्टाइल है इस वक्त काफ़ी स्क्रूटनी के अंदर है, और कोविड-19 का जो आउटब्रेक था उसको रोक नहीं पाए थे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है चाइनीज़ लीडरशिप के लिए अभी सामने खड़ी हो रही हैं। बहुत सारे लोग जी जिनपिंग को माओ जेडोंग और डेंग जियाओपिंग के साथ कंपेयर करते हैं, बट अगर हम इनको कंपेयर करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। माओ की अगर बात करें तो माओ जो है फाउंडिंग फादर थे PRC के 1949 में। उन्होंने कंसोलिडेट किया था लॉन्ग मार्च के दौरान इसको, चाइना को, और बहुत सारे डिट्रैक्टर के बावजूद भी वो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे चाइना के अपनी डेथ तक 1976 तक। उनकी डेथ के बाद भी उनकी जो एक लीडरशिप देखी जाएगी चाइना की, वो कहीं ना कहीं गैंग ऑफ 4 के द्वारा जो है रन की गई थी 1976 के बाद, और उसको उनकी पत्नी जियांग क्विंग ने जो है लीड किया था और पावर को उनके नाम पे असर्व किया था। माओ की अगर बात करें तो माओ ने क्या किया था, अपने जो भी एडवर्सरीज थे काफ़ी जो है स्टिक वाली अप्रोच, कायरट एंड स्टिक वाली अप्रोच लेकर चलते थे माओ जेडोंग,
और जो भी इनके एडवर्सरीज थे, जो भी इनके दुश्मन थे, सबको इन्होंने जो है बैनिश कर दिया था। जैसे ली शियाको हो गया, लिन बियाओ हो गया, इवन डेन जियापिंग हो गया, तो इन सबको जो है इन्होंने बैनिश किया था। माओ का रेंज 27 साल तक चला था, और अगर इससे आप कंपेयर करेंगे अभी जी जिनपिंग के रेंज से, तो काफ़ी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जी को जो है काम करते हुए बस 8 साल हुए हैं। डेंग जियापोंग की अगर बात करेंगे तो ये एक बहुत बड़े लीडर थे, और इन्होंने कोई भी हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन या हेड ऑफ गवर्नमेंट की पोजीशन होल्ड नहीं की थी, पर इन्होंने चाइना का इकोनॉमिक डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज कर दी थी अपने बोल्ड और फार साइटेड पॉलिसी शिफ्ट की वजह से। साथ साथ इन्होंने 4 एरियाज में मॉडर्नाइजेशन किया था चाइना का, वो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को बिगिन किया था इन 1970s, लेट 1970s से, जिससे कि चाइना एक बड़े रेसिपिएंट के रूप में, एफडीआई के बड़े रेसिपिएंट के रूप में उभर के सामने आया था। और आज का जो चाइना एक बहुत बड़ा जो सप्लाई चेन में अपना रोल प्ले कर रहा है, कहीं ना कहीं वो डेंग की पॉलिसीज़ की वजह से प्ले कर रहा है। डेंग ने कॉलेजियल फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग को फेवर किया था, जहाँ पे इनके जो सीनियर लीडर्स थे उनके साथ ये 8 लोगों के साथ मिलकर कंसल्टेशन करते थे, और उसके बेसिस पर ही ये जो है अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे। उनमें से 2 बड़े लीडर्स थे, हु यापोंग और जाओ जियांग, दोनों सक्सेसिव जनरल सेक्रेटरीज थे सीपीसी के, और दोनों को जो है डेंग के राइट और लेफ्ट हैंड के रूप में देखा जाता था। बट जब उनको जो है ये देखा गया कि वो सीपीसी की लाइन से डिविएट कर रहे हैं, तो उनको डेंग ने डिसमिस कर दिया था। इवन 1990s में 1990 से 1997 तक डेंग की जो टाइटल थी वो केवल ऑनररी चेयरमैन की थी ब्रिज एसोसिएशन ऑफ चाइना का, फिर भी वो चाइना के अनक्वेश्चन लीडर के रूप में उभर के सामने आए थे, और बहुत पावर को वो वील्ड करते थे। और साथ साथ उन्होंने जो है अपने सक्सेसर जियांग जेमिन को भी जो है ग्रूम किया था टॉप पोस्ट को एज्यूम करने के लिए, और इवन जब उनके सक्सेसर आ गए थे तब भी पावर जो है डेंग के ही हाथ में थी। अब हम कंट्रास्ट करते हैं जी के साथ। तो सीपीसी की हिस्ट्री ये बताती है कि जी जो है लेस पावर को वील्ड कर रहे हैं फिलहाल माओ जेडोंग के कंपैरिजन में, या डेंग जियापोंग के कंपैरिजन में। जी की अगर बात करें तो जी कहीं ना कहीं फियर को इवोक करते हैं और रिस्पेक्ट को कम इवोक करते हैं। जी से लोग ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत रूथलेस एंटी ग्राफ्ट कैंपेन को शुरू किया था, और बहुत हाई रैंकिंग जो पीपल लिबरेशन आर्मी के जो ऑफिशियल्स थे उनको भी जो है नीचे अर्श पे लाके खड़ा कर दिया था। और इवन पोलिट ब्यूरो मेंबर्स को भी, काफ़ी सारे जो काफ़ी पावरफुल मेंबर्स थे पोलिट ब्यूरो के, उनको भी जेल कर दिया था। कंसेंसस ड्रिवन जो सीपीसी का एक सिस्टम डेवलप किया गया था कल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद, तो उसमें ये अनकॉमन नहीं है कि लोग जो है अपने राइवल्स को टारगेट करें, बट टॉप पार्टी या पीएलए लीडर्स को जो है टारगेट करना काफ़ी जो है अभी तक नहीं किया गया था, और पर ये जी ने जो है किया है। जी ने न केवल टाइगर्स मतलब बड़े बड़े नामों को जो है कैद कर दिया था, बार्स के पीछे पहुंचा दिया था, जैसे पीएलए के जनरल हो गए जू शियाहो और गुआओ बॉक्सियोंग, और साथ साथ पॉलिटिकल हैवी वेट जैसे कि बो जिलाई और जाऊ योंगकोंग, साथ साथ सन जेंग सकाई, इन सबको भी जो है जेल में डाल दिया था। और बहुत सारे थाउजेंड्स की संख्या में लोअर रैंकिंग कैडर्स को भी, जो भी इनकी लाइन में नहीं फॉलो करते हैं, उन सबको जो है इन्होंने जेल में डाला था। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि वेदर कि जी को चैलेंज किया जाएगा कि नहीं। जी की लीडरशिप पे ऑलरेडी चैलेंजेस आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि कब इनके ऊपर चैलेंज आएगा एक भयंकर वाला। अब जब से पैंडमिक को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया है, चाइना की इकॉनमी को थोड़ा हेड स्टार्ट मिला है, बट अभी भी चाइनीज़ इकॉनमी काफ़ी परेशानी से जूझ रही है। जब भी इकोनॉमिक जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी कोई भी आपका जो है अगर आप बात करें एक ऐसे रजीम की जो डेमोक्रेटिक नहीं होता है, तो वहाँ पे भी फ्रैक्चर सामने उभर के आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम जी की बात करें और जी के चाइना की बात करें, तो एक जो मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन है जो यूएसए के साथ कर सकते हैं ये, जहाँ पे यूएसए के साथ अगर ये मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन करते हैं तो ये हार भी सकते हैं। तो इसकी वजह से जी का जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी लिमिटेड है, बहुत इनके पास लिमिटेड एरिया ऑफ मैन्यूवर है, और इसको जो है जी नहीं लेना चाहेंगे। ये एक बड़ी रिस्क है कि मिलिट्री कोई भी एंड कॉन्फ्रंट्रेशन करे, क्योंकि इसमें हारने का भी खतरा है, तो ये नहीं करना चाहेंगे। उसके साथ साथ चाइनीज़ के जो लोग हैं उनके खिलाफ एक कहीं ना कहीं नेशनल
इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। डेंग जियापोंग का एक जो है एफोरिज्म था, जहाँ पे वो कोशिश करते थे कि अपनी कैपेसिटीज़ को हाइड कीजिए और टाइम को बाई कीजिए। इसको जी जो है बिल्कुल उलटते हुए नज़र आ रहे हैं, ये हमने पहले भी देखा था। और जी जो है कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सीपीसी का जब सेनेटरी सेलिब्रेशन हो 2021 में, या इसकी 100th एनिवर्सरी हो पीएलए की 2027 में, तब ये अपने हैम पर रहें। बट बहुत सारे एरियाज़ हैं ट्रबल के, जहाँ पे इनके खिलाफ ट्रबल होनी शुरू हो चुकी है। पीएलए का जो सेनेटरी हार्बर्स होंगे, उसके वक्त जो है इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन राइज हो सकती है, क्योंकि चाइना का एक कहीं ना कहीं गोल है कि वो ताइवान के साथ रीयूनिफिकेशन करना चाहते हैं। बट रीयूनिफाई करने के लिए उनको जो है कहीं ना कहीं मिलिट्री इंटरवेंशन करना पड़ सकता है ताइवान में। और अगर वो ऐसा करते हैं तो यूएसए जो है तुरंत ये यूएसए के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकता है मिलिट्री बेसिस पे, और साथ साथ यूएसए के एलाइज के साथ भी, क्योंकि यूएसए ने हाल फिलहाल में एक जो है ताइवान एलाइज इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एनहेंसमेंट इनिशिएटिव ताइपेई एक्ट जो है पास की है, जहां पर यूएसए इंटरफेयर करेगा अगर कोई भी अटेम्प्ट हुआ ताइवान के एरिया में जो है यूनिलेटरली स्टेटस चेंज करने का। सिमिलरली जी ने कोई भी अपना एनोमिनेटेड सक्सेसर अभी तक अपॉइंट नहीं किया है। तो जब ये 20th कांग्रेस होगी सीपीसी की 2022 में, तो बहुत सारे ऐसे 6th जनरेशन लीडर्स होंगे जिनके अटेम्प्ट्स को, जिनके फ्यूचर के चांसेस को जी कहीं ना कहीं रोक करके बैठे हुए हैं। तो वो भी काफ़ी डिस्कंटल्ड हैं जी के खिलाफ, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जी से परेशान हैं और इनको जो है डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। डेंग के बाद केवल एक ऐसा लीडर है जिसने बहुत बड़ा अपना जो है लंबा टाइम लिया था जनरल सेक्रेटरी के रूप में। उनका नाम था जियांग जेमिन, जो 1989 से 2002 तक के बीच में जनरल सेक्रेटरी रहे थे, और प्रेसिडेंट रहे थे 1993 से 2003 के बीच में, और चेयरमैन रहे थे सीपीसी के 1989 से 2004 के बीच में। बट जियांग भी जब इस पोस्ट पे थे तो उन्होंने जो है अपना बैटन हु जिंताओ को पास कर दिया था। ऐसा अभी तक जी जिनपिंग ने नहीं किया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम जियांग की बात करें तो वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे जैसे कि जी रहे हैं। तो जी का कोई ना कोई एग्रेशन, जो पॉलिटिकल एग्रेशन है, वो उनके एज ए थ्रेट के रूप में जो है प्रेजेंट करता है इंटरनल पोलिट ब्यूरो मेंबर्स के सामने। सिमिलरली अगर हम एक लीक्ड रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट की बात करें जो CICIR ने जो है लीक की थी, जिसका नाम है चाइना इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस। ये एक थिंक टैंक है जो कि अफिलिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी बीजिंग से। उसने चाइना के लीडरशिप को वार्न करते हुए कहा था कि एंटी चाइना सेंटिमेंट्स वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी राइज हो रहे हैं, और ये बहुत वर्स्ट जो है एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं तिनामेन इंसिडेंट के बाद, जो कि जून 1989 में हुआ था। हालांकि जो तिनामेन का इंसिडेंट था, वहाँ पे चाइना का जो आइसोलेशन था वो बहुत शॉर्ट लिव था, बट इस बार जो आइसोलेशन है वो लंबा भी हो सकता है। एक इकोनॉमिकली रिच और प्रॉस्पेरस चाइना के लिए ये एक सोचा गया था कि चाइना अगर लिबरलाइज हो जाएगा और तो डेमोक्रेसी अपने आप आ जाएगी, बट ये चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुई है। चाइना का जो कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज़ हैं जिंगजियांग प्रोविंस में, तिब्बत में, हांगकांग में और ताइवान में, इसकी वजह से जो है चाइना कंटिन्यूसली अपने आप को कन्फ्रंटेशंस के बीच में लेकर आ रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, स्पेसिफिकली यूएसए के साथ। जैसे जैसे इसके फेस ऑफ बढ़ेंगे चाइना के, और तो साथ साथ जो है अकाउंटेबिलिटी की जो डिमांड्स हैं, इंटरनेशनल स्क्रूटनी की जो डिमांड है नोवेल कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर के, जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ेंगी वैसे वैसे जी के लीडरशिप के ऊपर भी क्वेश्चंस खड़े होंगे। और चाइना का एक बड़ा जो है सेक्शंस इंटरनेशनल कम्युनिटी और पब्लिक क्रिटिसिज्म जो है माउंट कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी पब्लिक क्रिटिसिज्म माउंट कर रहा है जी की लीडरशिप स्टाइल पे। तो चाइना का जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, या चाइना की जो इंटरनल मतलब जो छुप बिहाइंड डोर्स जो एक क्रिटिसिज्म हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, और ये शो करता है कि शायद जी का जो सन है वो अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका है, और धीरे धीरे इनका जो सूरज है वो सेट करेगा। अगर जी अभी अपना एग्रेसिव पोस्चरिंग सही नहीं करते हैं तो शायद इनके खिलाफ जो प्रॉब्लम्स हैं डोमेस्टिकली वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए गुड डे।